हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आज जो है हम लोग यहाँ पर अ, दिसंबर 2024 का पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं आप लोगों के साथ। एंड आज जो एक्सप्लेनेशन है मैं ऑल फोर क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस के साथ डील करेंगे। ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। और साथ ही साथ चूंकि ये क्रैश कोर्स के अंदर हम लोगों का ये क्लास चल रहा है, तो मैंने क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग भी आप लोग इनरोल करना चाहते हो तो आप इनरोल कर सकते हो। इसमें मैंने हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन डाला है, स्पेशली मैक्सिमम वैसे क्वेश्चन जहाँ जरूरत होता है। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो फैक्चुअल बेस्ड है, तो वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं डाले हैं क्योंकि वहाँ हम लोगों ने नोट्स में भी प्रोवाइड किए। और एक्स्ट्रा भी जो कर रहे हैं वो भी हमारे नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम लोगों ने नहीं, जो मैंने नहीं कराया है आपको डिटेल कंटेंट में या कुछ भी। तो जो भी लर्नर इनरोल होना चाहते हो क्रैश कोर्स के लिए, वो डेफिनेटली इनरोल हो सकते हो। दिस इज योर बेस्ट कोर्स, ये आपका सबसे बेस्ट कोर्स है, होता है लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए। इसके अंदर आपको ईयर वाइज पीवाईक्यू मॉक, जैसे आज हम एक्सप्लेनेशन क्रैश कोर्स के अंदर 2024 दिसंबर का कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको इसका मॉक दिया हुआ है। आप मॉक अटेम्प्ट करके आओ, खुद को एनालिसिस करो और तब मेरे साथ एक्सप्लेनेशन देखो, एंड देन यू विल रियलाइज कि कैसे इंप्रूवमेंट होता है। फिर मैं आपको डेली के बेसिस पे टास्क भी दिया करूँगी। ये डिपेंड करेगा जो लर्नर करेंगे उनके ऊपर। उसके बाद फुल मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा एग्जाम बेस्ड। जैसे ये हमारा मॉक सारा खत्म हो जाएगा तो एग्जाम बेस्ड मॉक मिनिमम 5 मैं अपनी एंड से प्रिपेयर करके देती हूँ। और जो लोग इसका एनालिसिस करके सब कुछ करते हैं, डेफिनेटली दे कैन स्कोर गुड मार्क्स इन पेपर 2। और चूंकि ये स्ट्रैटेजी टास्क में सिर्फ पेपर 2 का ही टास्क नहीं देने वाली हूँ, पेपर 1 का मैं पढ़ाऊंगी नहीं, लेकिन टास्क जरूर दूंगी ताकि आपको आइडिया लगे क्या करना है, कैसे करना है। एंड देन लास्ट में हम लोग 1 to 10 की पॉइंट्स करेंगे, यूनिट 1 to 10 के सारे चीज। यानी ये क्रैश कोर्स 2 महीने के लिए आपका बेस्ट कोर्स है गाइस। जो भी लर्नर इनरोल होना चाहते हो वो इनरोल हो सकते हो। दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट कोर्स फॉर यू ऑल। एंड जो चाहते हो कि नहीं 2 महीने में मेरे पास बहुत सा टॉपिक छूट गया है और मुझे क्रैश कोर्स भी चाहिए लेकिन थोड़ा फुल कंटेंट का पीडीएफ भी देखना है या कुछ देखना है, तो वो लर्नर इस कोर्स को भी इनरोल कर सकते हो। इसमें आपका मंथली ऑप्शन भी है और आपका 3 मंथ का ऑप्शन भी है और आपका 6 मंथ का, जो जून दिसंबर दोनों के लिए कंबाइन करना चाहते हो वो भी इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। एंड यस, आपकी विजया बैच जो कि जेकेपीएससी और यूपीएचसीएससी के लिए थी, इसकी तो एग्जाम एजुकेशन की हो गई। और एक जितने 70 क्वेश्चन आए थे, ऑल 70 क्वेश्चन में मैंने 65 क्वेश्चन प्लस सब करा रखा है। एक दो ऐसे क्वेश्चन है डेफिनेशन को साइड करके, और एक दो ऐसे क्वेश्चन है जो सिलेबस में भी मेंशन नहीं थे बट फिर भी एग्जाम में आया है। तो वो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जो भी लर्नर इनरोल करना चाहते हो, चाहे आपको जेके पीएससी के लिए भी हो, ट्रस्ट मी ये कोर्स बेस्ट है। कोई भी कोर्स, कोई भी सेट का एग्जाम हो, कोई भी एसएससी एग्जाम हो जो आपके एजुकेशन के सिलेबस को टच करती है, उसका हर एक पॉइंट इस कोर्स के अंदर है। तो जो लर्नर इनरोल होना चाहते हो वो इस कोर्स में भी इनरोल हो सकते हो। तो सभी को सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक करो, और अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, क्योंकि आपको वहीं पे सारी अपडेट्स क्लासेस की मिलती है। तो रेडी हो सब, शुरू करें हम लोग आज का कुछ सेशन, आज का सेशन शुरू करें। जल्दी से हम सबका साइन दो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा ऑप्शन नहीं है? चलो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। हाँ, हमारा आज का सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, चलो सॉल्व करो इसको। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा क्या है,
ये देखो कोल्बे के एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और हमारा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस से शुरू हुआ है, यहाँ सी हमारा, तो देखो बिल्कुल सी, बाकी को ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। सी के बाद जो है हमारा यहाँ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन दिया तो ठीक है, पहले डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेंगे किस चीज को, पहले ऑब्जर्व करेंगे तभी तो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ने अपना ऑब्जर्वेशन किया और उस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। तो सी बी ई आगे मेरा आंसर यहीं से है ना। ए हमारा कंसेप्चुअलाइजेशन होगा, तो देखो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, और उसके बाद डी यहाँ इम्प्लीकेशन यानी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, हमने नए सिचुएशन में उसको इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टीचर ने सॉक्रेटिक मेथड यूज किया है, पहला की पॉइंट जहां से आप एनालिसिस दिमाग लगाओगे, टू हेल्प स्टूडेंट इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। दूसरा की पॉइंट, ड्यूरिंग अ लेसन ऑन अ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लेसन पे। तीसरा की पॉइंट, तो कह रहा है ये मेथड बेस्ट अलाइन होता है कौन से थ्योरिस्ट प्रिंसिपल के साथ। वेरी गुड। तो देखो सबसे पहला तो ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट, ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट सबसे पहला हमारा, है ना। पहले की पॉइंट, सॉक्रेटिक मेथड किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन आंसर को। और ब्रूनर के कंसेप्ट अटेनमेंट से हम डिस्कवरी लर्निंग पे जाते हैं, और डिस्कवरी लर्निंग में हम क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं ताकि कुछ नई चीजें डिस्कवर कर सकें। एनटीए ने पहली बार के आंसर की में भी ब्रूनर ही दिया था, फिर दूसरी बार के आंसर की में एनटीए ने इसमें वेगस्की को भी डाला। अब क्यों डाला इस पे भी आते हैं। वेगस्की किसकी बात करते हैं, जेडपीडी की। और जेडपीडी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं एक लेवल ऐसा है जहां हम खुद से कर सकते हैं, और एक लेवल जहां हमको किसी का हेल्प चाहिए। और डेट हेल्प क्या है, हमको वो पूछना है, कुछ नहीं आ रहा तो पूछना है। डेट हेल्प क्या है, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग। और यही हेल्प की वजह से हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि टीचर हेल्प कर रही है, यहाँ लिखा है टू हेल्प स्टूडेंट्स, बच्चों को सॉक्रेटिक मेथड यूज करके बच्चों को हेल्प कर रही है, इस वजह से वेगस्की को भी ले लिया। मेन आंसर ब्रूनर ही होना चाहिए था, पर चूंकि एंटी ने आंसर चेंज किया है, थ्री पे डाला है, तो हम समझेंगे दोनों के एस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और ये एम्फेसाइज होता है सॉक्रेटिक मेथड ब्रूनर के डिस्कवरी लर्निंग से ही मेनली रिफ्लेक्ट होता है। बट चूंकि सॉक्रेटिक मेथड में टीचर ने क्वेश्चंस को स्ट्रेच किया है ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, और वो क्या है, स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन करो। From the given events of instruction of Gagne, arrange these in a sequence. तो सबसे पहले गैगने में हम जानते हैं ये 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का है। गैगने के तीन हमने की पॉइंट पढ़ा है, एक वी कैम पढ़ा है ना, 5 बेसिक एरिया। दूसरा हमने जो उनका एस एस सी वी डी सी आर पी पढ़ा है। तीसरा हमने 9 इवेंट्स पढ़ा है। 9 इवेंट्स में सबसे पहले शुरुआत कहाँ करते हैं, लोगों से, बच्चों से, हेलो एवरीवन कैसे हो सब, यानी हम अटेंशन गेन करते हैं। तो आज हमारी क्लास में क्या होने वाला है बताते हैं, हमने कल क्या क्या पढ़ा था उसी से रिलेटेड आज आगे पढ़ाएंगे, यानी पहले हम उनको बताते हैं आज क्या करेंगे, और तब उनकी प्रायर ऑब्जेक्टिव पे देखते हैं। तो गेन अटेंशन है क्या, तो देखो ई से एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक इज द टाइम सेविंग टेक्निक। अभी से मॉक प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस में टाइम सेव करने के लिए यही टेक्निक अपनाओ। ई, ई के बाद बी होगा या सी, बी देखते हैं रिकॉल और प्रायर लर्निंग, और सी कहता है गोल और इन्फॉर्म करना है, तो जाहिर सी बात है शुरुआत क्या होगा, पहले सी तब हमारा बी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये यहाँ देखो मैंने लिख दिया है, और उसका दूसरा नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, सॉरी चौथे क्वेश्चन पे, न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी का की पॉइंट, जैसे ही बात करते हैं फुन, फुन इज फॉर पी से प्रतिजना, एच से हेतु, उ से पहले हम कोई एग्जाम्पल देंगे, उदाहरणा,
फिर उसको अप्लाई करेंगे यानी उपान्या, और फिर निगमना कंक्लूजन। आखिरी में कंक्लूजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ कंक्लूजन सब में दे दिया, यानी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते इससे। स्टार्टिंग में प्रतिजना होना चाहिए यानी परसेप्शन होना चाहिए या प्रपोजिशन होना चाहिए, तो सी है। स्टार्टिंग में सी दो ऑप्शन में, चलो मेरे को एक मौका तो मिला। उसके बाद हेतु होना चाहिए, ओके हम यहाँ से भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, आगे देखते हैं। उसके बाद उदाहरणा यानी एग्जाम्पल, तो हाँ ये दिख गया डी, फिर ई, हाँ बिल्कुल फिट बैठ गया मेरा। तो यहाँ क्या, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये देखो प्रतिजना, प्रपोजिशन, हेतु, उदाहरणा, उपान्या और निगमना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 5। ये बहुत आसान और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। की पॉइंट्स खोजो सिर्फ, किसके लिए क्या जरूरी है। जैसे शुरुआत करते हैं हम, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब मान लेते हैं कोई ऐसा प्लान है इकोनॉमी का, जैसे कोई नियम आया कि जो लोग भी कार खरीदेंगे उनकी जीएसटी ये होगी, उनकी वो होगी, है ना। ये सेंट्रली प्लान था। खुद सोचो, ये सेंट्रली प्लान था, यानी इसको किसने बनाया, गवर्नमेंट ने, क्योंकि तभी तो सब कोई फॉलो कर रहा है। सेंट्रल से सब तक जा रहा है, सेंट्रली प्लान है, सेंट्रल ने प्लान किया, दैट इज गवर्नमेंट। यानी सी का वन कहाँ कहाँ है देखते हैं, एक ही जगह आ रहा है हमारा। फिर भी हम आगे मिलाते हैं। टीचर की बात करें, सर्विस ऑफ अ टीचर में क्या टीचर सीखते हैं, स्किल। तो देखते हैं क्या इसमें बी का 3 है, हाँ चलो मेरा आंसर अभी भी सही है। मार्केट इकोनॉमी क्या होगी, मार्केट में क्या चलता है, ये किस पे डिपेंड करता है, प्राइवेट जो कंट्रोल्ड होते हैं वो। तो ठीक है, ए का 4 है क्या, हाँ चलो है। अब आते हैं नेक्स्ट, पॉजिटिव इकोनॉमी। तो ये एक मैकेनिज्म है, यानी पॉजिटिव इकोनॉमी एक तरीके से फंक्शनिंग है किसी मैकेनिज्म का, है ना, कोई प्रोग्राम है उसका फंक्शनिंग है। तो यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन। ये देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको क्रैश कोर्स में। प्राइवेट कंट्रोल, प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस, सर्विस ऑफ अ टीचर, स्किल एंड नॉलेज, गवर्नमेंट कंट्रोल जो कि सेंट्रली प्लान्ड है, पहले डिसीजन गवर्नमेंट लेती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। फंक्शन ऑफ अ मैकेनिज्म, कैसे इकोनॉमिक एक्चुअली वर्क कर रहा है, ये पॉजिटिव इकोनॉमी डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं 1848 में सावित्रीबाई फुले अलॉन्ग विद हर हस्बैंड ज्योतिबा फुले एंड फातिमा से ओपन की पहला गर्ल्स स्कूल। ये स्कूल नेम क्या था, तो ज्योतिबाई फुले सबसे पहला फूले शिक्षण मंदिर, फूले शिक्षण मंदिर, है ना। ये हमारा, अब जो लोग भी क्रैश कोर्स में हो या जो मेन कोर्स में, ठीक है। अब आप, जब मैं बोलती हूँ कि आपको क्रैश कोर्स में ये पीवाई के एक्सप्लेन करने के पहले आपको मॉक दिया है, मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद एनालिसिस भी करो। तो एनालिसिस में क्या करना है, आंसर देख के छोड़ देना है नहीं, या ये एनालिसिस नहीं करना है कि मेरा क्यों गलत हुआ, इसका क्या होना चाहिए, नहीं। एनालिसिस में ये भी करो कि क्या पता अगली बार कभी जुबेदा स्कूल देख लो, सिर्फ एक बार गूगल सर्च कर लो, क्या इनकी कोई नाम आई है फेमस। अब आपको करना क्या है, 2 महीना बच्चा आपका कोर्स खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, सिर्फ रिवीजन है। तो रिवीजन में क्या करना है, यही करना है, यही तरीका होता है। तो देखो क्या इसमें कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई नाम या कोई ईयर है, इनका देख लो, इनका देख लो, ऐसे। तो यहाँ क्या, फूले शिक्षण मंदिर। अब चूंकि ये फातिमा शेख नया नाम इसमें इंक्लूड किया, ये तो जानते हैं कि इनके हस्बैंड है सोशल रिफॉर्मर, इनके साथ है। फातिमा शेख, जैसे ये पहली फीमेल टीचर थी, वैसे ही मुस्लिम में पहली फीमेल टीचर कौन थी, फातिमा शेख थी। ठीक है, तो वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन एजुकेटर इन इंडिया। और ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज को, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए और सोशल एविल्स के समाज की बुराइयों की तरफ काम किया था। अब ये ईयर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया फूले शिक्षण मंदिर का। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following statement is not related to Freudian psychoanalytic approach? दिमाग लगाओ, पहले तो नॉट पूछा है। फ्रीयड का होता है हमारा ईड, चूंकि ईड ईगो सुपर ईगो लिखा है तो ईड ईगो सुपर ईगो को रिकॉल करते हैं।
ईड प्लीजर प्रिंसिपल पे है, इन्फेंसी पे है, इनहेरिटेड होता है यानी जन्म से, ठीक है, रॉ है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जिद्दी होता है, सब कुछ है। ईगो थोड़ा रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, थोड़ा कंट्रोल करता है इसके विवेक को, इसको भी। ईड में इरोज और थैनाटोस भी होता है, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट, थैनाटोस। सेक्स इंस्टिंक्ट भी होता है ईद में, है ना। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है और सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे, सोशल वैल्यूज इन सबको भी सपोर्ट करता है, ये सारा कुछ। यहाँ क्या बोल रहा है कि ईड के रॉ अनऑर्गेनाइज इनहेरिटेड पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है, बिल्कुल सही। दूसरा कहता है सुपर ईगो के दो सब पार्ट है, कंसाइंस, सुपर ईगो तो कंसाइंस पे होता है, और एक ईगो आइडियल। जब ईगो अनकॉन्शियस लेवल पे होता है तभी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, अदरवाइज वो ईगो आइडल में, तो सुपर ईगो के भी ये सब पार्ट में डिवाइड करता है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का अडाप्टिव वैल्यू है, बिल्कुल ईगो का जो डिफेंस मैकेनिज्म है अडाप्ट करता है ना वो चीजों में, तो ये भी सही है। कहता है सुपर ईगो हेल्प्स टू कंट्रोल ईगो इम्पल्सेस, इसको ये कंट्रोल करता है या ये इसको कंट्रोल करता है, तो जाहिर सी बात है ईगो बीच में, ये इन दोनों को कंट्रोल करता है, तो यहाँ क्या हो गया, मेरा फोर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एक्सप्लेनेशन भी देखा है कि सुपर ईगो जो है मोरल कॉन्साइंस से है, ये इनकॉर्पोरेट करता है हमारे समाज के वैल्यू और मॉडल्स को जो हम पेरेंट्स या दूसरों से सीखते हैं, है ना। ये डेवलप होता है अराउंड द एज ऑफ 3 to 5 ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बहुत आसान है, जल्दी करो। बहुत आसान है, यूजीसी एक्ट 1956, एनसीटी 1993, है ना, आरटी एक्ट हमारा 2009, और कमीशन फॉर सीपीसीआर एक तरीके से, तो ये हमारा कौन सा है, हमारा यहाँ पर सीपीसीआर हमारा क्या, 2005, जो नेशनल हमारा हमने जो पढ़ा था एनसीएफ के अंदर का, उस नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, तो ये 2005 हमारा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरी अफर्म दैट इनइक्वालिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, की पॉइंट। इनइक्वालिटी की बात किसने करी है, चलो हम ऑप्शंस देखते हैं। रेशनल चॉइस थ्योरी ने करी है, इसका तो क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट की पॉइंट है, यानी हम अपने इंटरेस्ट से, हमारे पास चूज चॉइस है लेकिन हम चुनते वही है जो मेरे इंटरेस्ट को। इसी से इनविजिबल हैंड भी हम लोग बात करते हैं कि हमने चुना था अपने फायदे के लिए, पर मेरे से दूसरे को भी फायदा होगा, हम नुकसान नहीं करते। सिस्टम एनालिसिस इनपुट प्रोसेस आउटपुट का बात करता है। कंजर्वेटिविज्म तो रूढ़िवादिता एक तरीके स्टीरियोटाइप्स, तो वो स्टीरियोटाइप्स जो है हमारा एक कह सकते हो, लेकिन ये हाँ ये स्टीरियोटाइप की बात नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं। मार्क्सिज्म कहते हैं कि इनइक्वालिटी कैसे कंस्ट्रक्टेड है, सोशली से। मार्क्सिज्म के अंदर कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंगल्स हैं ये लोग बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी चाहिए हमें। सोसाइटी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है इनइक्वालिटी, कास्ट बेसिस बात, क्लासेस बना रही है, इसको खत्म करो, प्रोट्रे क्लास लेबरिस्ट क्लास को खत्म करो। तो यहाँ देखो यहाँ भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि स्टैब्लिश क्लासलेस सोसाइटी के लिए बात करती है। ये आर्ग्यू करते हैं कि इनइक्वालिटी किसका स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर का, समाज का संरचना है ये। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 10, ये सारा कंसेप्ट पढ़ाया है मैंने। तो क्यू मेथोडोलॉजी, क्यू मेथोडोलॉजी क्या है हमारी, क्यू मेथोडोलॉजी की बात करेंगे तो क्यू मेथोडोलॉजी एक ऐसा रिसर्च में मेथड है जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों को यूज करता है, और ये मेनली हमारे सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव को मेजर करने में हेल्प करता है। मेनली किसको, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव को मेजर करने में हेल्प करता है। ये जो गेस हु टेक्निक है, गेस हु टेक्निक क्या, सोशल, आपके सोशल रिलेशन कौन है इसमें, गेस हु टेक्निक, जो कि हार्स्टन एंड मे ने दिया, है ना, इसको विलियम स्टेफेंसन ने दिया। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन याद करो, अभी जस्ट हमने टी टेस्ट पढ़ा जिसमें मैंने बोला गोसेट जो है वो अपना डायरेक्ट नाम नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने चूंकि उस टाइम वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन करके इस टेस्ट को दिया था। और बूटस्ट्रैप मेथड, इसको रीसैम्पलिंग टेक्निक मेथड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रीसैम्पलिंग टेक्निक मेथड, मतलब यहाँ हमने पहली बार में सैंपल सिलेक्ट किया ना,
अब उस सैंपल से भी फिर से हम और अलग 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 सैंपल निकाल रहे हैं, डी सैंपल कर रहे हैं, तब तक जब तक हमको जो चाहिए यार एक रेशियो यूनिट हम ना निकाल लें। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ बात करें, यहाँ क्यू मेथोडोलॉजी, स्टेफेंसन, ईयर देखो दिया है तो ध्यान रखना। गेस हु, हॉस्टन में, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन गोसेट, और बूटस्ट्रैप मेथड ब्रेडले फ्रॉन। चलो ये नया टॉपिक था उस समय के लिए, बट अगर कोई भी ये दो पॉइंट पढ़ा होता, ये तो नया नहीं था, ये दोनों पढ़ाया हुआ था। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी वो छाट सकता था सी का 4 और बी का 1, गेट्स हु से भी, है ना। तो ये चीजें पीवाईक्यू प्रैक्टिस से ही पता चलेगी। ये देखो सारा एक्सप्लेनेशन आपको क्रैश कोर्स के पीडीएफ में दिया होगा। विलियम स्टेफेंसन 1953, सब्जेक्टिविटी के लिए उनकी व्यू पॉइंट। गेस हु, हॉस्टन एंड मो, जहाँ स्टूडेंट के सोशल रिलेशनशिप की पॉइंट, सोशल स्ट्रक्चर, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। और बूटस्ट्रैप मेथड देखो रीसैम्पलिंग मेथड, जहाँ हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी स्टैटिस्टिक के लिए सैंपल को एस्टिमेट करने के लिए बार बार रीसैम्पल करते हैं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा है, नॉट करेक्ट अबाउट वेगस्की का सोशियो कल्चर थ्योरी। अब इनकी कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं। वेगस्की क्या बोलते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो सोशली पहले डेवलप होगा, सोशल में इन्वॉल्व होगा, तब जाके उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, तब जाके आगे डेवलपमेंट होगा। यही पियाजे को उल्टा बोलते हैं। पियाजे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं, पहले दूसरा, पहले ये, फिर ये, स्टेप बाय स्टेप हमारा स्टेजेस बाय स्टेजेस डेवलपमेंट होता है। पवेगस्की बोलते हैं ऐसा नहीं है, हमारे पास एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे जेडपीडी की बात करते हैं, जिस जोन के अंदर एक ऐसा जोन जहाँ हम कर सकते हैं और एक ऐसा जोन जहाँ हमको हेल्प चाहिए, वो हेल्प मिलेगा तभी आगे अंडरस्टैंडिंग होगा, एंड दैट हेल्प इज स्कैफोल्डिंग, है ना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कौन सा लाइन क्या बोलता है। तो पहला बोला है चाइल्ड का कल्चर डेवलपमेंट अपीयर हो रहा है 2 बार, पहला सोशल लेवल पे और दूसरा इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये कंसेप्ट बैठा। देखो पहला सोशल और फिर इंडिविजुअल, प्राइवेट स्पीच जब हम और कम्प्लेक्स होता है तो प्राइवेट चले जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज कल्चरल सेटिंग यानी सोशल सेटिंग में, ये भी सही है। इंट्रा साइकोलॉजिकल फंक्शन, इंट्रा मतलब मेरे अंदर पहले आता है और तब इंटर आता है यानी दो लोगों के बीच में। यही लाइन गड़बड़ हो गया कि ये बोलते हैं पहले सब लोग तब हम अकेले, तो तीसरा इनका नॉट हो गया। फिर भी आगे देख लेते हैं थर्ड वन, डेवलपमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज इनटू, ये भी सही है, तो तीसरा हमारा है ना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 12। डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा है। एडी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस। ए का 3 है कहीं कहीं, एलिमिनेट करो। एलिमिनेशन टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक टू सेव योर टाइम। प्रैक्टिस उसके लिए यहीं से करनी होती है। अश्योर मॉडल का एग्जाम में अगर कोई आ जाए कुछ नया कंसेप्ट, जितना इससे रिलेटेड पॉइंट्स है ना, उस वर्ड उस की पॉइंट से सब रिकॉल करो और तब छाटने का कोशिश करो। अश्योर मॉडल रिक्वायर मीडिया, सेलेक्टिंग मीडिया, तो देखो बी का 1 कहाँ है इसमें से, ए के 3 बी का 1 ये रहा, ये बी का 4 बोल रहा है, यहीं से एलिमिनेट हो गया, मेरे पास आंसर आ गया। सी का 4 डी कैन कैरी हमारा, लर्नर एनालिसिस एंगेजमेंट। मैसन मॉडल याद करो, मैसन मॉडल किसकी बात करती है, रिच करिकुलम की बात करती है। ये भी पढ़ाया हुआ है आपको, की पॉइंट्स में भी करवाया हुआ था। लिविंग बुक्स, नरेशन, हैबिट्स, इनकी बात करती है ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने कहा जरूरी है रिच करिकुलम के लिए। क्वालिटी उन्होंने कहा एजुकेशन में एटमोसफेयर, एक ऐसा एटमोसफेयर होना चाहिए, 3 चीज उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन वो, जहाँ एटमोसफेयर अच्छा हो, जहाँ डिसिप्लिन हो, जहाँ लाइफ हो। और लाइफ किस पे, रिच करिकुलम पे, फुल पर्सन होना चाहिए बच्चा, फुली डेवलप्ड, है ना। और लर्निंग टीचर गाइडेड होना चाहिए और सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए, ये सब मैसन मॉडल में कहा गया था। बाकी मॉडल डील नहीं कर रही क्योंकि पढ़ा रखा है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 13। डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा है।
वेरी गुड। तो यहाँ मैस्लो का क्या हो गया हमारा ह्यूमरिस्टिक अप्रोच, ए का 2 कहाँ है, इसको हटा दिया। फ्रीयर साइकोएनालिटिक, डी का 1 कहाँ है, तो सब हट गया, मेरा बच गया सिर्फ क्या, ये वाला। बाकी देखते हैं इरिक्शन। इरिक्शन का हम लोग को याद है कि हम लोग साइको सोशल थ्योरी पढ़ते हैं, पर याद करो वो उसमें लाइफ स्पैन बताते हैं, 8 स्टेज बताते हैं, लेकिन हर स्टेज का लाइफ, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ये सारा कुछ। एंड देन है हमारा क्या, सेल्डन। अगर सेल्डन की याद करो, जैसे सेल्डन, क्रेसमर्स, हिपोक्रेट्स, तो सेल्डन का कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी था, जिसके अंदर उन्होंने 3 चीज की बात की थी, याद करो, एक्टोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, जो कि उन्होंने एथलेटिक, जो एथलेटिक स्टाइल था, पिकनिक, है ना, पिकनिक हमारा एथलेटिक, ये सबसे जुड़ा हुआ था, है ना, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, किसका था वो, ये सारा हमारा किसने सजेस्ट किया था, समर्स के द्वारा हमारा था, है ना, जो कि किससे रिजेंबल कर रहा था, एक्टो मेजो और इससे रिजेंबल कर रहा था, है ना, एक्टो मेजो और इससे रिजेंबल कर रहा था, राइट। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच सेल्डन का, तो ये सब भी पढ़ाया हुआ है आपको। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारा क्या है भाई, थर्स्टन के जो हम लोग प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बात करते हैं उसके अंदर का पॉइंट है ये, है ना। और उसके अंदर उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में वर्बल कॉम्प्रिहेंशन दिया था, वर्ड फ्लुएंसी दिया था, नंबर फैसिलिटी दिया था, एसोसिएटिव मेमोरी जिसको वर्किंग मेमोरी भी बोल सकते हो, है ना, परसेप्चुअल स्पीड दिया था, प्रोसेसिंग स्पीड जो है हमारा, रीजनिंग दिया था, ये सारा। अब उसी से रिलेटेड की पॉइंट्स हमको दे रहा है, खुद से दिमाग लगाओ, जहाँ पर सिंबल सर्च, कोडिंग, ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स, रीजनिंग। तो ये रीजनिंग पे चला गया, विजुअल पजल्स वगैरह देख रहे हैं, ए का 3 कहाँ है उसको रखते हैं, बाकी एलिमिनेट करते हैं। आंसर मेरा यहीं से आ गया, फिर भी मिलाते हैं, वर्किंग मेमोरी, डिजिट स्पैन, अरिथमेटिक, प्रोसेसिंग स्पीड, कोई चीज को कितने जल्दी प्रोसेस कर पा रहे हो, तो सिंबल सर्च, और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन देखो वोकाबुलरी से, ये डायरेक्ट हमारा, यानी ये जो 7 मेंटल एबिलिटीज दिए थे उसके अंदर के की पॉइंट्स वो दिए हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये कंसेप्ट के बेस पे कि आप कितना कंसेप्ट को रिकॉल कर रखे हो, इस पर डिपेंड करता है ना। चलो, ये देखो सब लिखा है, वर्बल फ्लुएंसी में भी सारा कुछ मैंने लिख दिया। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 16। तो बिल्कुल यहाँ क्या, और स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बदल के मल्टी डिसिप्लिनरी कर देना है, कब तक, 2030 तक कर देना है ना, 2030 तक। और यहाँ पर हमारा कौन से एनसीटी के कौन से चैप्टर में, टीचर एजुकेशन कौन से चैप्टर में है, चैप्टर 15 में है ना, और उसके 15.1 to 4 पढ़ोगे तो उसके बीच में ये बात करी गई है। तो यहाँ कितना, 2030, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफर करना है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 17। जैनिज्म के अकॉर्डिंग मोक्ष की क्या जरूरत है, नहीं हम ऑप्शन देखेंगे, पहले हम अपना कंसेप्ट याद करेंगे। तो जैनिज्म भाई सयादवाद, अनेकांतावाद, ये सारा बात करता है, न्याय की बात करता है, जो कि जजमेंट है किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद केएफसी की बात करता है। अब देखते हैं यहाँ उसी से रिलेटेड पॉइंट, नॉलेज यानी ज्ञान, समय ज्ञान, है ना, कंडक्ट यानी एक्शन यानी हमारा चरित्र। तो देखते कहीं सी और डी है क्या, सी डी एक इसमें है, एक इसमें है, ई और ए में से एलिमिनेट करना है, ई सम्यक संकल्प और ए सम्यक दर्शन, तो यहीं से एलिमिनेट हो गया मेरा, है ना, क्योंकि ये तो हमारा बुद्धिज्म में जाता है, ये फेथ रिजॉल्व, तो यहाँ पर ए सी और डी।
नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब्ड है, मतलब दिया गया है? वेरी गुड, कौन सा है हमारा? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 19। नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1983 प्रोवाइडेड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज फॉर बिकमिंग टीचर। ठीक है, तो ये तो मेरे लिए अब का की पॉइंट हो गया कि भाई इन्होंने क्या प्रोवाइड किया था, ट्रेनी को कैसे सेलेक्ट करना है टीचर्स बनने के लिए, वो क्राइटेरिया दिया था। लेकिन हमको ये तो पता है कि नेशनल कमीशन दिया किसने है। हर बार कैसे आ जाता है नेशनल कमीशन, जस्टिस वर्मा कमेटी, इस तरीके से अलग अलग नाम दे करके, और इधर भी अलग अलग नाम दे करके और पूछ देता है मैच द फॉलोइंग, या ईयर दे देता है। इस बार अलग से ही सिंगल एक नाम पूछ दिया, तो नेशनल कमीशन टीचर है किसका? चट्टोपाध्याय का, डीपी चट्टोपाध्याय। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए एक और चट्टोपाध्याय यहाँ लिखा है, नहीं हमारा क्या, डीपी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 19। वेरी गुड, तो यहाँ क्या, बी एंड डी। नीड ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड, देखो मेरे करिकुलम में स्पोर्ट्स भी होता है और कल्चरल एक्टिविटी, मतलब ये एक तरीके से को करिकुलर एक्टिविटी ये भी होता है। पर क्या पूछा है, करिकुलम डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है? क्यों है? इसलिए है ताकि हम नॉलेज को एक्वायर कर सके, और करिकुलम ऐसा डेवलप कर सके ताकि मेरा जो भी टाइम पीरियड है, जो भी डिवाइडेड है 3 साल 4 साल, वो उसका प्रॉपर यूज हो सके, है ना। तो इसलिए यहाँ क्या, बी एंड डी ऑप्शन, बी एंड डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 20। ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अब ये कंसेप्ट अगर आपको याद होगा तो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ा था, अडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन और एकोमोडेशन, करिकुलम के अंदर ही, जहाँ पे करिकुलम की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि 9 फैक्टर होते हैं करिकुलम को बदलने के लिए, जिसमें कुछ फैक्टर थे जैसे इनपुट, टाइम, आपका यूनिट, है ना, ये सब कुछ याद करो, रिकॉल करो। उसी के अंदर हमने बात करी थी कि करिकुलम तो सबके लिए सेम रखते, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल, यूजीसी नेट का एग्जाम देते या कोई भी एग्जाम देते हो, क्या आपके और विजुअली हैंडीकैप के सिलेबस अलग होता है, या जो ऑर्थोपेडिक है या कोई भी डिसेबल्ड है या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनके लिए अलग होता है? सिलेबस सेम होता है। पैटर्न ऑफ, जो मैंने बोला है जैसे इनपुट, टाइम, प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, ये सब 9 यूनिट जो फैक्टर बताया था, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हो सकता है जो विजुअली है आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है, तो इनको आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया तो इनको कोई पर्सन एज ए सपोर्ट मिलेगा। तो ये चीज होती है, यानी करिकुलम तो सबके लिए सेम होता है, तो ये इसलिए वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 21। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट टेलरिज्म? एलिमिनेट करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखो यहीं से एलिमिनेट हो गया, सैमुअल टेलर। किसने दिया है? एफ डब्ल्यू, फ्रेडरिक वेस्ले। तो ये डी, ये डी, ये डी, क्या बच गया? ए बी सी। नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। थ्योरी बाय जरा इनिशियली विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल।
इनको सॉफ्ट मैनेजमेंट और इनका एक और नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट भी बोला जाता था। तो देखो यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसा थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है जो कि आपके एनालाइज करा है वर्क फ्लोज को। ये स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता था, इकोनॉमिक इफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। इसके अंदर हमने प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं, जैसे कि इंडिविजुअलिटी, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव होना है चाहिए, इंडिविजुअलिटी नहीं, ह्यूमन नॉट मैनेजमेंट इज अ साइंस, है ना, ये सारा पॉइंट करके प्रिंसिपल पढ़ा है हमने। और टेलरिज्म ने इसको देखो पहले सॉफ्ट मैनेजमेंट फिर प्रोसेस मैनेजमेंट भी कहा गया, बाद में इसको जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से किसने पॉपुलराइज किया, लुइस ब्रैंडन। अब इसके साथ हमारे पिछले एग्जाम में और भी नाम्स आए थे कि कौन कौन इससे रिलेटेड है। तो हॉरेस बुकवाल्टर ड्यूरिडी ने 19, अब ये नोट्स में ऐड ऑन करना, 1918 वर्क में अपनी कुछ इनसे रिलेटेड और लोगों ने जो काम किया था इस टॉपिक पे उनके बारे में बात करी, जैसे हेनरी एलगैंट। हमारे एग्जाम में कौन सा आया था, ये वाला आया था, कहा गया ग्रिफिथ का नाम कहाँ चला गया, अच्छा ठीक है। हेनरी एलगैंट, कार्ल जी बैट, हॉरेक्स एल थॉर्पे, मैरिस एल कॉक्स, स्टैनफोर्ड ई थॉमसन, फ्रैंक बी गिलबर्ट, ये सब अलग अलग नाम है जिन्होंने इस पे काम किया था। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 22, कंप्लीटेड ऑन अ शेड्यूल विद इन बजट, और किस चीज पे है, पॉलिसी प्रोग्राम्स पे। बहुत आसान है, उठाओ। ऐसे क्वेश्चन में मान लो हमको पूरा ऑप्शन पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ से चलो, क्वेश्चन से नहीं चलो, ऑप्शन से चलो। ठीक है, ऑप्शन पहला बोलता है ए बी सी डी, चलो हम चारों को देख लेते हैं। कहता है एक्सपेक्टेशन एस्टैब्लिश करना है अगेंस्ट विद द इम्प्लीमेंटर और पॉलिसी मेकर, बी कहता है एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ डेविएशन, ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ये तो श्योर हो गया कि डी नहीं होगा, करेक्टिव एक्शंस पहले ही तो नहीं लेंगे। पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस, और देखो यहाँ भी पॉलिसी डिलीवरी रिलेट करो, प्लान्ड पॉलिसी डिलीवरी पर, ये तीनों है, यानी ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेट होगा। उसके बाद यहाँ पैरामीटर्स है और यहाँ भी पॉलिसी डिलीवरी है। तो यानी कि हम अब इसको शुरू करते हैं ए से। पहले एक्सपेक्टेशन स्टैब्लिश करेंगे क्या, या कॉज ऑफ डेविएशन। तो हमको लगता है पहले हम क्या खोजेंगे, एक्सपेक्टेशन अगेंस्ट विच द इम्प्लीमेंटर पॉलिसी मेकर को ये प्रोसेस करना है। ठीक है, उसके बाद हमें एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस, रिसोर्सेज का एप्लीकेशन क्या है। देन देखो इंडिकेटर्स, उस पैरामीटर के बेसिस पे सारे इंडिकेटर को ऑब्जर्व करेंगे, तब फिर से प्लान करेंगे उस पैरामीटर के बेसिस पे क्या डेविएशन है पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस में, और तब करेक्टिव एक्शन सबसे आखिरी। तो हम यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे डी ऑप्शन से। नेक्स्ट करो 23, अभी जस्ट रिसर्च पढ़ाया है उसमें सारे मेथड्स क्लियर किए हैं। मैं ऐसे बताती हूँ, आप ऑप्शन से खोजना। इथोलॉजी हमको कोई भी चीज को कंपैरिजन करने में, कोई दो स्टडी, कल्चर स्टडी को कंपैरेटिव करने में हेल्प करता है। ठीक है, फेनोमेनोलॉजी किसी फेनोमेना, किसी इवेंट्स को डिस्क्राइब करने में, किसी पर्सपेक्टिव्स, इसमें हमको हेल्प करता है। जो एथनोग्राफी और मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो ये एथनोग्राफी हमको बताता है कोई चीज कल्चर में हम स्टडी जो कर रहे हैं वो पैटर्न उनके बारे में, और ये कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है, मेथोडोलॉजी ये बताता है। अब की पॉइंट खोज के देखो बनता है क्या, है ना, वो कैसे अपने डे टू डे चीजों को कर, कोई चीज को कैसे कर रहे, प्रोसेस कैसे कल्चर एक्टिविटी में कर रहे, दैट इज एथनो मेथोडोलॉजी। और उसका स्टडी कैसे करेंगे, स्टडी में कल्चर स्टडी क्या कर रहे हैं, थियोरटिकल, ये सब कुछ वो एथनोग्राफी। और इथोलॉजी जब हम कल्चरल एस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। तो एलिमिनेट करते हैं हम कंपेरेटिव की पॉइंट से बी का वन। अब बाकी आप खुद से खोज के देखो।
देखो फेनोमेनोलॉजी का की पॉइंट मिल गया, पार्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, तो डी का 2 दोनों में ही, चलो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट करो। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा, अभी जस्ट मैंने बोला ना, एथनोग्राफी में आप बताते हो कल्चर पैटर्न क्या है नेचुरल सेटिंग में, और एथनोमेटोडोलॉजी में आप कैसे कोई चीज अपने आसपास के लोगों, कैसे हाउ डू यू डू, कैसे कोई काम कर रहे हो, ये सेंसेस। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन, ये देखो एक्सप्लेन है सारा। फेमिनोलॉजी आप फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव की बात करते हो, एथनोमेटोडोलॉजी में आप क्रिएट करते हो, मेंटेन करते हो, सोशल क्रिएशन प्रोसेस कर रहे हो, और एथनोग्राफी आप ऑब्जर्व कर रहे हो ग्रुप्स को। एथनोग्राफी इन डेप्थ स्टडी किसी ग्रुप का, याद रखना। इथोलॉजी कंपेयर कर रहे हैं सोसाइटी और कल्चर को, ठीक है। नेक्स्ट करो 24। नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पहले कब डिस्क्राइब हुआ? मतलब कब स्टैब्लिश हुआ, और इसको किसका लेस सेंटर कहा जाता है? बहुत आसान है ये। किसका सेंटर कहा जाता है? बिल्कुल बुद्धिस्ट का। किसका? बुद्धिस्ट का। फर्स्ट स्टैब्लिश ड्यूरिंग गुप्ता रिजाइन। कब स्टैब्लिश हुआ था? गुप्ता रिजाइन। नेक्स्ट करो 25। ये अभी तो आईटीबी, बहुत आईटीबी में वैकेंसीज आ रही है कितना सारा, और ये एनईपी 2020 के अंदर बात करी गई थी। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सारे स्टैंड अलोन को खत्म करके, यही 4 ईयर की बात करी। तो उसमें कौन कौन सा कोर्सेज अभी चल रहा है? तो बहुत आसान है, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड। देखो यहाँ भी वही लिखा है, लेकिन क्या स्पेलिंग बीएड, जो हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं बीकेएम एड, बीएससी एड कर रहे हैं ऐसे कह देते हैं, तो ये वो हमारे ही ये लिखा है, तो गलत, ये गलत, गलत, सीधा हमारा क्या, ये ऑप्शन। नेक्स्ट करो 26। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल की पॉइंट खोजो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल का की पॉइंट क्या है? वेरी गुड। तो यहाँ क्या, मास्टरिंग स्पेसिफिक स्किल, मास्टरिंग स्पेसिफिक स्किल। नेक्स्ट करो 27। अब सिक्स सिग्मा से रिलेटेड जितने चीजें हैं याद करो। सीजॉय सिंजॉय है, ये किस लिए आया था सिक्स सिग्मा, तो पर प्रोडक्ट में डिफेक्ट ना हो, 99.999 करके जो इनका करेक्शन स्टेक होता है था, कितने मिलियन में 34 डिफेक्ट काउंट होता है, ये सब इसके की पॉइंट्स हैं, और ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा हुआ है। और इनके 5 स्टेप्स हैं, क्या क्या, दो अलग अलग। अगर कोई चीज इंप्रूव करना है तो डीएमए आईसी, और कोई चीज नया डिजाइन करना है तो डीएमए डीवी, है ना। अब यहाँ ये की पॉइंट ही खोजो, क्योंकि देख रहे हो यहाँ वही चीज दिख रहा है। डिजाइन सबसे पहले डिफाइन करते हैं, देखते हैं सी से कहाँ कहाँ स्टार्ट है। मिल गया। डिफाइन के बाद मेजर है, मेजर यानी ई, वो दोनों में कंफ्यूज करने के लिए हमको दे दिया है, ठीक है। उसके बाद एनालाइज है, क्योंकि ए, हाँ तो यहीं पे मिल गया मेरे आंसर, है ना। एनालाइज, एनालाइज किस में है? डी में, सॉरी, तो ये नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया, डी। फिर ए है डिजाइन, हाँ ठीक है। फिर वेरीफाई, डी, ओके, यानी वो ये वाला पॉइंट दिया है डीएमए डी, है ना। तो देखो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल जब हमको सुधारते हैं प्रोडक्ट में, और वेरीफाई कब, जब हमने कुछ नया प्रोडक्ट बनाना होता है तब हम ये यूज करते हैं, और यहाँ वही दिया है। अब ये आप पूरा पढ़ते हैं हम लोग अपने हिसाब से। सबसे पहले डिफाइन गोल्स क्या है जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सूट करेगा, फिर हम मेजर करते हैं कस्टमर का क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको प्रोजेक्ट गोल में डालते हैं। फिर उसके बाद हम एनालाइज करते हैं अलग अलग ऑप्शंस और क्या क्या हम उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड क्या होगा, सब कुछ। फिर डिज़ाइन करते हैं उसको हाई लेवल पे, उसको डिटेल्ड वर्जन में लेके आते हैं, और फिर फाइनली वेरीफाई करते हैं, फाइनल इटरेशन यानी रिपीटिशन ऑफ द प्रोडक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जो कस्टमर के द्वारा अप्रूव्ड होता है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा बेसिक प्रिंसिपल नहीं है करिकुलम डेवलपमेंट का?
तो सिंपल है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मैच्योरिटी भी है, टोटलिटी भी है, प्रिंसिपल ऑफ लीजर नहीं है, अवकाश का सिद्धांत नहीं है, ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। नीड ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में हम प्रिंसिपल ऑफ टाइम पीरियड ध्यान रखते हैं, पर ये नहीं। नेक्स्ट करो 29। उनरुक एंड उनरुक ने 5 स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को एनालाइज किया है। ये मैंने पढ़ा दिया है, जैसे सेलर एंड अलेक्जेंडर का 5 स्टेप पढ़ाया आपको, हंचकिंस का जो 7 स्टेप्स है जिसमें लास्ट में मेंटेनेंस है वो पढ़ाया। वैसे ही इस बार उनरुक एंड उनरुक भी आपको डिटेल कोर्स में ऐड ऑन किया है। तो कौन से 5 स्टेप दिए हैं उन्होंने? वेरी गुड। तो कौन सा हमारा ये? सबसे पहले ये देख लो, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, फिर नीड असेसमेंट, है ना, फिर कंटेंट, फिर इसको इम्प्लीमेंट, फिर इवैल्यूएशन। यही टाइलर का ओएसओई होता है, हिल्डा टाबा में कंटेंट जुड़ जाता है, इसी का व्हीलर साइकिल, ये 4 स्टेप है। व्हीलर साइकिल जो है उसमें 5 स्टेप साइक्लिकल होता है, टाइलर लीनियर होता है, ये सब हमने पढ़ रखा है ना। व्हीलर मॉडल भी पढ़ रखा है, एग्जाम में आया था। तो नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 30। विच आर द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर इन अ करेक्ट ऑर्डर? आपको सैम्पलिंग करना, तो सबसे पहले क्या करोगे? वेरी गुड। तो ये क्या हमारा डी ए बी सी। डी, डिफाइन द यूनिवर्स टू बी स्टडी। सबसे पहले तो कौन सा पॉपुलेशन लेना हम वो डिफाइन करेंगे डेफिनेटली। उसके बाद उस पॉपुलेशन से हमको अपने सैंपल में क्या क्या चाहिए तो फ्रेम बनाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। हर एक चीज क्या क्या इंक्लूड करना वो फ्रेम में मिलते हैं। तब हम सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे और उस टेक्निक सैंपल के लिए टूल एडमिनिस्टर करेंगे। तो बिल्कुल सही, डी ए बी सी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 31। डी कैन कैरी मॉडल एडी से कैसे डिफरेंशिएट करता है? तो वेरी गुड। कैसे करता है ये हमारा? ये हर स्टेप में डी कैन कैरी में फॉर्मेटिव है ना। रिवाइज स्टेप्स देखो यहाँ पर, एनालाइज, इम्प्लीमेंट, डेवलप, डिजाइन, इवेलुएट, तो दोनों में। यहाँ पे एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, इवेलुएट ही है, डी कैन कैरी की तरह ही। पर हर स्टेप में फॉर्मेटिव है। ये जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन आप जाओगे, हर स्टेप में हम एक बार देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। गोल आइडेंटिफाई, नो नीड गोल करते हैं, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस पे ये ज़्यादा है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी, फिर उसके अकॉर्डिंग आउटकम, फिर डेवलप करते हैं असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, फिर मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, सब कुछ वही करते हैं बस। इसमें हर स्टेप में हम इसको बढ़ाते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी सब में होता है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं डी कैन कैरी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 32। एनसीईएफटी 2009 के अकॉर्डिंग करिकुलर एरिया कौन से है? याद करो, एक टेबल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। करिकुलम एरिया ए, करिकुलम एरिया बी, करिकुलम एरिया सी, और फिर ए के अंदर क्या क्या रहेगा, बी के अंदर क्या क्या रहेगा, सी के अंदर क्या क्या रहेगा बताएगा। तो हमसे यही ए बी सी के बारे में पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या हमारा ए सी डी, ए करिकुलम एंड पेडागोजी, सी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन और डी स्कूल इंटर्नशिप। ये देखो है ना करिकुलम। अब ये याद रखना
क्या पता कभी आपसे पूछ दे कि एरिया ए के अंदर कौन आता है, तो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। एरिया बी के अंदर करिकुलम, और सी मेरे स्कूल इंटर्नशिप में जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन सा है ये भी, तो अब ये एक बार पूछ चुका है तो आगे कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 33। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विद द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। वेरी गुड। तो कौन सा हमारा यहाँ पर, देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, ये प्लूरल सोसाइटी यानी डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्स लर्निंग मेन स्ट्रीमिंग, ये किसमें भाई इंटीग्रेटेड एजुकेशन में मेन स्ट्रीमिंग थी, ये भी नहीं हमारा नॉट पूछा है तो ए। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 34। टीचर डायरेक्टेड और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जुरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी। अब ये रिकॉल करो कौन सी फैमिली मॉडल के अंदर है, सोशल फैमिली मॉडल के अंदर है। किसने दिया है, ऑलिवर एंड ऑलिवर के द्वारा, सैली कुछ ऐसी सॉल्वेयर कुछ ऐसे करके नाम है, ऑलिवर एंड सैफरॉन ऐसा करके कुछ, तो ऑलिवर एक नाम है, ठीक है, और सोशल फैमिली के बिलोंग करता है। तो ये ऑप्शन खोजे, ये करेगा भी किस चीज पे फोकस, हमारे सोशल ही पॉइंट्स पे, तो एलिमिनेट करो आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और सब बोलो, बिल्कुल ए बी सी, सीधा सोशल प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज, और यहाँ सोशल डायलॉग, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, पर्सनल अपना ओपिनियन, पर्सनल वैल्यूज एंड बिहेवियर, ये भी ये सब पर्सनल फैमिली के अंदर किसी में आ सकता है, तो ए बी और सी हमारा। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 35। डायरेक्ट टीचर टॉक कैटेगरी इन फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। अब इसको भी कई लोग आंसर करके आए थे, ठीक है चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो हम आंसर कर देते हैं, पर खुद सोचो क्या इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा जो दिए है, एक्सेप्ट फीलिंग, प्रेज, इनकरेज, यूजिंग पीपल्स आइडिया, ये सब तो मेरा क्या है, इनडायरेक्ट ऑप्शन के अंदर है, डायरेक्ट तो है ही नहीं, तो ये सब गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप ही कर दिया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 36। कितना टाइम सीपीटी में देना है, हर साल पूछता है ये क्वेश्चन, पेपर 1 में कभी पूछता है कभी पेपर 2 में, तो देखते ही आंसर बता देना है, सीपीटी के लिए कितना घंटा, वेरी गुड 50 आवर्स, 50 आवर्स। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 37। अब ये क्वेश्चन कोई लॉजिक नहीं है, चीजें रिकॉल बेस पे है, कोई कंसेप्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो एक दो ऐसे क्वेश्चन सबके लिए नए होते हैं और वो नया और टफ नहीं कहलाता, वो दिया ही जाता है कि या तो आप इसको स्किप करो, टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो, या फिर आप तुक्का लगाओ और आगे बढ़ो। तो ये जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंसी जो कंसेप्ट है, इसमें ऑप्शन तो ये होगा, ये देखते हैं, ये हमारा 18 शिकागो की स्पीच में विवेकानंद ने टॉलरेंस की बात करी थी और सभी रिलीजन को एक्सेप्टेंस की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हर रिलीजन एक यूनिक तरीका है, अल्टीमेटली सेम ट्रूथ की ओर जाता है, तो इसलिए यहाँ मेयरली पार्ट टू द, और यहाँ मेयरली पार्ट टू द सेम ट्रूथ, बस हमें उस अपने जो भी अब रिलीजन है ना उसमें हमको अवेयर होना है हर धार्मिकता, तो ये उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात कही थी। और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस किस आइडिया को प्रमोट करता है, डिफरेंट फेथ्स के टुवर्ड्स ये प्रमोट करता है, रिलीजियस डोगमा और अवेयरनेस में रिलाइव करने के लिए। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 38। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ रैंडमनेस। अब कॉमन सेंस बताओ, रैंडमनेस का मतलब क्या है, कोई चीज रैंडमली, चलो रैंडमली जैसे एक सिक्का उछाले तो टेल आएगा, दूसरा सिक्का उछाले तो हेड आएगा, यानी फिर उछाले तो टेल आया, फिर यानी ये रैंडम है, इंडिविजुअल एक्टिविटी पे बेस्ड है। हम इसको जो है हम इसको जो है नहीं कह सकते कि ये एग्रीगेट एक्टिविटी बेस्ड है या क्या, यानी इंडिविजुअल इवेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर जब यही 10 बार 20 बार 50 बार कर रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल करके बोल सकते हैं
कि इतना का इतना चांसेस है, या इस तरीके से हम बोल सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि रैंडमनेस में, आप खुद बताओ, अभी ये टेल सिक्का उछालने वाले हो या लूडो का गोटी फेंकने वाले हो, आप बता सकते हो कि 6 आएगा 4 आएगा, नहीं। पर वो बहुत बार उसी इवेंट को कर रहा है वो पर्सन, बार बार उछाल रहा है और मोस्टली इसको 6 आता है, तो हम कह देते हैं ना इसको बड़ा 6 आता है। ये हमने क्या कह दिया, ये हमने एग्रीगेट इवेंट को हमने बस एक प्रिडिक्ट करा एक तरीके से। पर इंडिविजुअल इवेंट्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेसी में, रैंडमनेस कि आप अभी कौन सा बॉल उठाने वाले हो। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी गलत है कि एग्रीगेट इवेंट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, गलत है। इंडिविजुअल इवेंट को स्टडी भी नहीं कर सकते, ये भी गलत है। और सैम्पलिंग एरर आर नॉट प्रिडिक्टेबल विद रैंडमाइजेशन, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है ना। तो देखो, लुक एट लार्ज नंबर ऑफ सच इवेंट, याद करो एक हमने लॉ ऑफ लार्ज नंबर यानी सेंट्रल थ्योरम पढ़ा था कोर्स में, उससे भी रिकॉल करते तो भी इनडायरेक्ट कंसेप्ट से ये रिलेट कर सकते थे। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following statement are correct regarding Pokayoke? सब पढ़े हैं हमने अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, और ये आपके लिए एक तरीके से की पॉइंट्स भी हो गया। वेरी गुड। तो यहाँ क्या ए बी डी, ये तीनों वैल्यू, तीनों चारों पॉइंट है पोकायोके का ही, लेकिन ये तो टर्म दिया ना फिक्स वैल्यू ऑफ, ये यूज विद द नेट रिकरिंग एक्टिविटी, ये गलत है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन गलत है, बाकी तीनों सही है ना। हमारा ए बी डी, पोकायोके ओरिजिनेट होता है जापानीज बाकायोके से, जिसका मतलब था इडियट प्रूफिंग। याद करो ये हमने पढ़ा है, इडियट प्रूफिंग पहले बोला जाता था, ये चीज हटाया गया क्योंकि इससे लगा कि लोगों को बोल रहे हैं और ये उनको हर्ट करता था, इसलिए इसको फिर बदल के मिस्टेक प्रूफिंग कर दिया गया। और इसके 3 स्टेप्स है जो एरर डिटेक्ट करता है, जैसे हमने एग्जांपल किया था कि जब हम पेन ड्राइव डालते हैं या हम डायरेक्ट किसी सिस्टम को बंद करते हैं, है ना, या फिर कोई मशीन चल रहा है और अचानक कुछ गलत चीज कॉन्टैक्ट होता है तो, है ना, पहले से वैल्यूज फिक्स्ड है उस पर हम बार बार आ रहे हैं तो, और मोशन स्टेप जब चल रहा है और उसमें, तो ये सब हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़ा था, है ना। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ पोकायोके हैं हमारे। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ भी की पॉइंट लगाओ, दिमाग लगाओ। तो यहीं से हो गया हमारा, देखो ये, है ना, ये बी होगा यहाँ पर, सॉरी। ए का ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, प्लान चेंज है जो प्रो कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सरसाइजेस, है ना। बी हमारा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, तो खुद से कॉमन से लगाओ, वेरिएंस, डेमिंग स्यूहार्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात करेंगे तो प्रोसीजर मॉनिटर्ड एंड इम्प्रूवमेंट, स्टैटिस्टिकल टेक्निक से दो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या कहता है, बेनिफिट शुड एक्सीड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट सस्टेनेबली, यानी आपका जो भी बेनिफिट है, आप जो डेवलप करने में जो खर्च हो रहा है उससे ज्यादा आगे के ये हेल्प होगा। तो ये चाहिए सिंपल, कोई कंसेप्ट कोई ऐसा नहीं दिया, सिंपल मीनिंग पूछा है जो कि हम की पॉइंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 41। कहता है आप कंसीडर करोगे रेंज ऑफ स्पेशल एजुकेशन और उससे रिलेटेड सर्विसेज, तो कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड की गई। आपको बताना है इंक्रीजिंग सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी बढ़ता जा रहा है तो उस हिसाब से आप कैसा कैसा रूम प्रोवाइड करोगे।
वेरी गुड वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ क्या सबसे पहले तो रेगुलर क्लासरूम हम उनको देंगे जो बिल्कुल कम डिसेबिलिटी वाले होंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम में बताना है। उसके बाद थोड़ा सा हम उनको क्या देंगे, रेगुलर क्लासरूम जिसमें थोड़ा सर्विसेज सपोर्ट चाहिए। फिर उनको रिसोर्स रूम के साथ देंगे। अब थोड़ा और बढ़ रहा है डिसेबिलिटी, थोड़ा और बढ़ रहा है तो हम उनको क्या देंगे, फुल टाइम सेपरेट क्लासरूम। अभी भी और बढ़ रहा है तो अब सीधा उनको स्पेशल स्कूल में डाल देंगे। नेक्स्ट करो 42। ट्रायडिक रेसिप्रोकल कॉजेशन किससे एसोसिएटेड है, बताओ। और पढ़ाया है मैंने आपको, की पॉइंट के समय भी पढ़ाया था और अलग से भी पढ़ाया था। वेरी गुड। तो क्या हमारा बंडूरा की थ्योरी। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, जहां वो कहते हैं तीन फैक्टर, इंडिविजुअल कैसे वो सोच रहे हैं, उनका इन्वायरमेंट और उनका खुद का बिहेवियर, ये तीन फैक्टर जो होता है बंडूरा की थ्योरी में बात करते हैं। और इसी से फिर वो सेल्फ एफिकेसी, वो जो हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये सारा पॉइंट्स आगे आगे इनमें और आता है। देखो ट्रायडिक में सबसे पहला बिहेवियर, आप कैसा एक्शंस करते हो, पर्सन पर्सन खुद कैसा एक्शन कर रहा है और कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, यानी पर्सन के लिए उसका टेम्परामेंट, उसका प्रेफरेंस, उसका थॉट, इन्वायरमेंट में किस कौन सा सोशल नेटवर्क, कल्चर, ये सारा। और बिहेवियर कैसा एक्शंस कर रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, ये सारा कुछ। तो किसने दिया है, बंडूरा की थ्योरी में। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 43। अब ये स्टैटिक पोर्शन क्वेश्चन है और रटने वाला क्वेश्चन है। आधा चीज तो हम कर सकते हैं, आधा को दिमाग लगाना है, लगाओ। एलिमिनेशन टेक्निक से भी जा सकते थे। बहुत बढ़िया। किसको एलिमिनेट किया, यस हमने इसको किए, बी के वन से। नेल नॉटिंग्स को भी हम पोस्ट मॉडर्निज्म से, केयरिंग एंड ऑल से रिलेट किए। ठीक है, मार्क्सिज्म, ग्राम्सी हमारा मार्क्सिज्म, और ये जो लियोटार्ड है वो फेमिनिज्म। तो अभी ये ध्यान रखेंगे, ये मेरे नोट पॉइंट में होना चाहिए, मेरे नोट्स में। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 44। ईसीसी अप टू द एज ऑफ 8 किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, तो कौन करेगा, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 45। किसने नैक के लॉन्चिंग ऑफ रिफॉर्म्स दो फेज में किया, एक लीनियरी पहले एक्विजिशन और फिर मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेड लेवल, किसने किया। बिल्कुल सही। तो किसने किया है, ये हमारा राधा कृष्ण कमेटी से, कोर्स में पढ़ाया है मैंने, देखो, है ना। कि राधा कृष्ण कमेटी ने ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म इन एक्रीडिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अप्रूव हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नए एक्रीडिशन सिस्टम का पार्ट होगा, और वो दो फेज में काम करेगा, बाइनरी एक्रीडिशन फ्रेमवर्क और मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेड लेवल। पहले फेज में वो बाइनरी एक्रीडिशन करेगा, और कुछ कपल ऑफ मंथ के बाद वो ये जो मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेड लेवल है वो उस पर वर्क करेगा, है ना। और उसमें उन्होंने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से रिलेटेड भी बात करी, रूरल एंड रिमोट लोकेशंस को भी कैसे हमको न्यू एक्विजिशन प्रोसेस में देखना है, वो सब भी इन्होंने डिस्कस करा था। चलो, तो फिर हम आज का सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। एंड जो भी क्रैश कोर्स का आज चुकी क्रैश कोर्स का क्लास में यूट्यूब पे भी लेने वाला कोर्स में लेने वाली थी, पर वहाँ कुछ एरर हो गया, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे ही डाल दिया है, और आप लोग के भी कोर्स में डाल दूंगी। और जो टास्क है वो आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दे रही हूँ, क्रैश कोर्स का जो आपको स्ट्रेटेजी टास्क दिया जाएगा
वो टास्क, ताकि आप कंप्लीट कर सको उन दोनों टास्क को। मैं उसको अच्छे से नोट डाउन करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ। अब आपको 2024 का ये जो हमने दिसंबर वाला क्वेश्चन किया, पहला 50 क्वेश्चन 45 के लगभग क्वेश्चन किया, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन जो है हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। फिर उसके बाद आपको 2023 24 जून का मॉक ऑलरेडी आपको दे दिया गया, आप अटेम्प्ट करके रखो, एनालिसिस करके रखो कहाँ दिक्कत है, और तब हम एक्सप्लेनेशन में सीखेंगे। और ठीक है, एंड यस, जो लोग भी इनरोल होना चाहते हो इनरोल हो लो गाइस, दिस इज द बेस्ट कोर्स। हम क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और फिर कंसेप्ट का भी रिवीजन करेंगे। आपका बहुत कुछ यहाँ प्रैक्टिस होने वाला है। जो लोग बहुत बार से नेट दे रहे हो पर नहीं हो रहा, या जो लोग बहुत बार से आप अपनी जेआरएफ के लिए ट्राई करो फिर भी छूट जा रहा, तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। एंड अगर आपको फुल कोर्स में लग रहा है अभी भी कॉन्फिडेंस, कुछ पॉइंट छूट रहा है, जैसे आज हमने पढ़ा बहुत सारा पॉइंट, आपको बताया कि मैंने ये सब कोर्स में करा दिया लेकिन आपने नहीं कहीं से पढ़ा, तो भी आप इनरोल कर सकते हो। इसमें मंथली ऑप्शन भी अवेलेबल है और इसमें आपको क्रैश कोर्स भी इंक्लूडेड होगा। एंड जो लोग भी जेकेपीएससी यानी विजया बैच को ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ये ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये आपके सेट नेट जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, सेट का कोई भी एग्जाम, किसी भी स्टेट का पीएससी या यूपीएचएससी का भी एग्जाम हुआ है जिसमें 70 क्वेश्चन में से 65 प्लस क्वेश्चन, मैं पूरे क्वेश्चन को नहीं, मैं डेफिनेशन वाले क्वेश्चन और एक दो और पॉइंट वाले क्वेश्चन छोड़ करके ईच एंड एवरी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया हुआ था। तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है, यू कैन इनरोल इन दिस कोर्स। तो चलो हम सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट 45 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।